देश की राजनीति में कुछ टकराव सिर्फ कानूनी नहीं हुआ करते, वे सत्ता, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की आत्मा को भी चुनौती दे देते हैं। ईडी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जो ताजा टकराव है, ये उसी श्रेणी में आता है। यह महज आईपैक के डायरेक्टर के यहां छापे की कहानी नहीं है, बल्कि यह सवाल भी है कि जांच एजेंसियों की स्वायत्तता, राज्यों की संवैधानिक शक्ति और केंद्र राज्य रिश्तों की लक्ष्मण रेखा आखिर कहां पर है। या कोई साधारण छापेमारी तो है नहीं, और या कोई सामान्य कानूनी विवाद भी नहीं लगता। इसे उस क्षण का नाम दिया जा सकता है जब भारत के संघीय ढांचे की नसें अब खिंचाव महसूस करने लगी और यह साफ नजर भी आने लगा है। शनिवार यानी कि 10 जनवरी 2026 को ईडी ने आईपैक मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। याचिका में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा कि कोलकाता में छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित तौर पर ईडी के अधिकारियों से कुछ जरूरी फाइलें, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन छीन लिए, जिससे जांच में जानबूझ करके बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया या बाधा पहुंचाई गई है। ईडी द्वारा आईपैक मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगा देना यह सिर्फ एक केस या फाइल नहीं है, या भारत की राजनीति में चल रहे उस अदृश्य युद्ध का सार्वजनिक उद्घाटन है, जिसमें केंद्र बनाम राज्य, एजेंसी बनाम निर्वाचित सत्ता और कानून बनाम राजनीति अब आमने सामने खड़े हो रहे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2026 को ईडी ने यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में भी उठाया था, जहां 14 जनवरी 2026 की सुनवाई तय हुई। ईडी ने न सिर्फ जांच में रुकावट की बात कही, बल्कि सीबीआई जांच और इस पूरे घटनाक्रम पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी। उधर ममता सरकार ने भी राजनीतिक कानूनी शतरंज की चाल चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल कर दी। यानी संदेश साफ है, राज्य सरकार को सुने बिना कोई एक तरफा आदेश नहीं होना चाहिए। अब जरा घटना के पहले की पृष्ठभूमि पर भी गौर करते हैं, समझते हैं आखिर ये आईपैक इतना अहम क्यों है। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, यह एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो बीते एक दशक में भारत की चुनावी राजनीति के बैकएंड सिस्टम का पर्याय बन चुकी है। यह फर्म ना तो चुनाव लड़ती है, ना नीति बनाती है, लेकिन यह तय करती है कि किसे कैसे बेचा जाएगा। राजनीतिक रणनीति, डेटा एनालिटिक्स, नैरेटिव बिल्डिंग और माइक्रो मैनेजमेंट, आईपैक आधुनिक राजनीति का वह अदृश्य दिमाग है जिसे सत्ता पक्ष भी चाहता है और विपक्ष भी। ऐसे में जब कोयला घोटाले की जांच आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन तक पहुंचती है तो मामला सिर्फ आर्थिक अपराध का तो नहीं रह जाता, यह राजनीतिक संरचना तक पहुंच जाया करता है। जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर और कार्यालय पर छापा मारा। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वारंट, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पूछताछ सब कुछ रूटीन माना जाना चाहिए था, लेकिन कहानी यहीं पे मुड़ जाती है। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पे पहुंचती हैं। ममता बनर्जी को हरी फाइल ले जाते देखा जाना, यह दृश्य अपने आप में असाधारण हो जाता है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के कार्रवाई स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो, और यही पूरे विवाद का प्रतीक बन गया। बीजेपी समर्थक मीडिया ने इसे सबूत छुपाने का नैरेटिव बना दिया। ममता ने सफाई भी उतनी ही राजनीतिक तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो किया वह पार्टी अध्यक्ष के तौर पे किया। आप मेरा डेटा चुराने आए थे। अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं जनता के लिए कैसे लड़ूंगी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ।
हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। यह बयान एक बड़े डर की ओर इशारा करता है। क्या जांच एजेंसी आप केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व को भी निशाना बना रही है? मगर फाइलें, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन आदि एजेंसियों के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री के गाड़ी पे रखवाए गए, यह भी तो आरोप है। और यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सिर्फ हस्तक्षेप नहीं, यह संवैधानिक टकराव है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच प्रक्रिया में जानबूझ करके रुकावट डाली गई, अधिकारियों को डराने धमकाने का माहौल बनाया गया, सबूतों की चेन ऑफ कस्टडी को तोड़ दिया गया। और यही वजह है कि ईडी ने पहले 9 जनवरी 2026 को कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, फिर 10 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी की मांगे साधारण नहीं है। मामले की सीबीआई जांच, संबंधित घटनाक्रम पे एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति और सबसे अहम बात यह घोषित करना कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। यह एजेंसी का सीधा सीधा संदेश है। अगर यह मिसाल बन गई तो भविष्य में कोई भी राज्य सरकार जांच एजेंसियों को बंधक बना सकती है। ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध बतला रही हैं और चेतावनी देती हैं कि उनके पास एक पेन ड्राइव है। उनका दावा है ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। वैसे ये दावे तो हर विपक्षी पार्टी करती है। बंगाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ममता ने कहा कि मेरे पास कोयला घोटाले में अमित शाह की संलिप्तता के पूरे सबूत इस पेन ड्राइव में है। यह बयान कानूनी से ज्यादा राजनीतिक है। यह कोर्ट के लिए नहीं, जनता और अंतरराष्ट्रीय विमर्श के लिए उनकी चेतावनी है। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मण रेखा पार कर दी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ममता बनर्जी का अमित शाह पे आरोप लगाना सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं है, यह हमला है गृह मंत्रालय की नैतिकता पर, केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर और सबसे बढ़कर डर के शासन के नैरेटिव पर। याद रखिए, बीजेपी की राजनीति का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे पे टिका है। अगर उसी सत्ता के केंद्र पर उंगली उठने लगे तो पूरा नैरेटिव तो हिल जाएगा ना। यही कारण है कि यह बयान सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में 3 संभावनाएं होती हैं। सबूत है लेकिन रणनीतिक समय का इंतजार, आंशिक तथ्य है जिन्हें रणनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, या डिफेंस पॉलिटिक्स है, डराकर पीछे हटने को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, ममता बनर्जी बिना तैयारी ऐसे नाम तो नहीं लेती। अगर उनके पास कुछ भी ठोस निकला तो यह सिर्फ अमित शाह नहीं, पूरे केंद्रीय सत्ता ढांचे के लिए संकट बन सकता है। यह वही ममता बनर्जी है जो खुद को केंद्र के खिलाफ संघीय प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश करती आई है। उन्होंने अब रक्षात्मक चाल चली है। ईडी की सुप्रीम कोर्ट याचिका के कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कैविएट एप्लीकेशन दाखिल की थी। कानूनी भाषा में इसका साफ साफ अर्थ है कि राज्य सरकार को सुने बिना भी कोई आदेश पास नहीं होना चाहिए। यह कदम बतलाता है कि सरकार इस लड़ाई को लंबा और रणनीतिक मान रही है। वह किसी भी एक तरफा अंतरिम आदेश से बचना चाहती है। यह सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं है बल्कि राजनीतिक समय खरीदने की रणनीति भी कही जाएगी। यह पूरा विवाद एक बुनियादी संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। क्या कोई मुख्यमंत्री जांच एजेंसी की कार्रवाई में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है? भारतीय संविधान मुख्यमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख अंग बतलाता है, लेकिन उसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। यदि कोई मुख्यमंत्री
सबूत हटवाता है, जांच को प्रभावित करता है या एजेंसी को डराता है तो यह आर्टिकल 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। लेकिन दूसरी ओर यदि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं तो यह भी संघीय ढांचे का क्षरण है। यह मामला ग्रीन जोन में प्रवेश करता है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और अदालत की सामान्य भूमिका है नहीं। अब यह कोर्ट ही तय करेगा क्या ईडी के आरोप प्राइमा फेसिस सही है, क्या मुख्यमंत्री की मौजूदगी और कार्रवाई संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर थी, क्या जांच एजेंसियों की स्वायत्तता को खतरा पहुंचा है, या फैसला भविष्य में राज्य केंद्र टकराव की दिशा भी तय करेगा, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा और यह भी तय करेगा कि राजनीति कहां खत्म होती है और कानून कहां शुरू होता है। इस केस का असर क्या होगा? इस केस का असर सिर्फ ममता बनर्जी पे नहीं, सिर्फ ईडी पे नहीं, बल्कि 2026 और 27 के राजनीति, विपक्ष की एकता और केंद्र बनाम राज्य नैरेटिव पर भी पड़ेगा। ममता बनर्जी इसे संघीय अधिकारों की लड़ाई बनाएगी, केंद्र से कानून का राज बतलाएगा और जनता वह फिर से उसी सवालों के बीच फंस जाएगी कि सही कौन है और कौन सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। आईपैक ईडी ममता विवाद एक कानूनी केस है, एक राजनीतिक युद्ध है और एक संवैधानिक दर्पण भी है। ऐसा दर्पण जो दिखलाता है कि हमारी जांच एजेंसियां कितनी इंडिपेंडेंट हैं, हमारे नेता कितने जवाबदेह हैं और हमारी लोकतंत्र टकराव को कैसे संभालता है। फैसला चाहे जो भी हो, यह मामला आने वाले वर्षों में न्यायिक उद्धरणों और राजनीतिक भाषणों दोनों में जिंदा रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक फाइल नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र के स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट का इंतजार अभी और भी रहेगा। मिलेंगे अगले किसी और विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए मुझे यानी नरेंद्र पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।